गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा 10वीं तक तथा लूसेंट साइंस की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आगामी परीक्षाएं जैसे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, मध्य प्रदेश पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे आपका सिलेक्शन होना है, उसके बारे में क्लासेस चला रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मैं मैथ की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। 1-2 दिन में या फिर कल से मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा मैथ की। ठीक, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से मैथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक, तो आप बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर पे कि देखिए ये कितना अच्छा, जो एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है संजय रविदास है, जो दिन के 12 घंटे लोगों के क्या गंदे जूते पॉलिश करता है। अब आप सोचिए कि ये दिन भर क्या करता है, जूते पॉलिश करता है, और रात में पढ़ाई करता था। रात में क्या करता था, पढ़ाई करता था। तो अभी इसका जो रिजल्ट आया है थोड़ी दूर माने 7-8 महीने पहले, तो उसको इसमें 500 में से 465 अंक प्राप्त हुए। तो अब आप ये सोचिए कि 500 में से 465 अंक जब जो दिन भर जूते पॉलिश कर कर बना सकता है, तो आप लोग तो दिन भर अपने काम में रहते हैं ना, पढ़ाई करते रहते हैं, तो भी आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या कारण है कि आप लोग ये परसेंट नहीं बना पा रहे हैं, या क्या कारण है कि आप लोग इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? तो वो आप थोड़ा सोचिए तो कि आखिर ये बंदा जो दिन भर जूते सिल रहा है बेचारा, और व्यक्तियों के, और रात में पढ़ाई करता है, थोड़ी पढ़ाई करता है और इतने परसेंट बना सकता है, और आप तो दिन भर पढ़ाई करके भी नहीं बना पा रहे हैं। तो थोड़ा तो सोचिए यार, आप कैसे पढ़ाई करेंगे। और इसका सपना क्या है पता है? इसका सपना है आईपीएस बनना। ठीक ना, इसको आप बधाई भी दीजिए भाई कि हाँ, ये अगर इसको बधाई देंगे तो आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने आप लोगों को इस संजय रविदास, जो एक बहुत अच्छा सा बच्चा है, इससे मिलवा दिया है। अब ये आगे चलकर आईपीएस बनना चाहता है, अब आप सोचिए। और अभी इसके परसेंट 93% बने हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी से पढ़ाई करता होगा, आगे चल के कितनी अच्छी से पढ़ाई करेगा। ठीक ना, तो अब बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर पे। क्या है आज का हमारा लेक्चर? देखिए एनसी, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए चुंबक क्या होती है। तो चुंबक आप लोगों ने देखी होगी, आपके यहाँ बक्से वगैरह में या कहीं भी पीवी लगी होगी, चुंबक कहलाती है। चुंबक की खोज जो एनसीईआरटी कक्षा 6वीं में लिखा है कि ये गड़रिया था जिसका नाम था मैग्नस, इसीलिए शायद इसको मैग्नेट कहा जाता है। इसीलिए इसको मैग्नेट कहा जाता है क्योंकि ये मैग्नस नामक गड़रिया ने किया था, जो क्या करता था, बकरी चराता था, उसने की थी इसकी खोज। ठीक, तो जब वो जा रहा था तो उसका जो लठिया थी, जो जिससे वो बकरी चराता था, डंडा, वो एक पत्थर से चिपक गया, वो निकल नहीं रहा था, तो उसने सोचा क्यों नहीं निकल रहा, फिर उसी ने ये खोज की। ठीक ना, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबक को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जैसे कि लोहा, निकेल या कोबाल्ट। ठीक, अब आते हैं अचुंबकीय। ये आज नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबक को आकर्षित करने का गुण नहीं पाया जाता है। अब चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? चुंबक जो होती है, आपने कभी देखी होगी, तो उसको घुमाओगे तो 2 दिशा में रखेगी, उत्तर और दक्षिण, वो कहलाते हैं एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। मैग्नेटाइट क्या होता है? एक प्रकार का चुंबक और एक प्रकार का लोहा भी कहलाता है मैग्नेटाइट। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे, कैलिडोस्कोप क्या कहलाता है? सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलिडोस्कोप क्या कहलाता है? आपको मालूम होगा पनडुब्बी वगैरह में जब सेना के लोग या फिर जहाज के या विभिन्न प्रकार की जो पनडुब्बी चलाते हैं, वो लोग आखिर कैसे बिना पानी से निकले देखते होंगे समुद्र के बाहर, तो वो जिस चीज से देखते हैं वो कहलाता है कैलिडास्कोप। इसका क्वेश्चन ऐसा आता है कि कैलिडास्कोप में जो दर्पण लगे रहते हैं उसका कितने अंश का कोण बनता है? तो उसका 45 अंश का कोण बनता है, इसको विशेष ध्यान रखना, 90 अंश का रहता है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। जल, आपको मालूम है जल का सूत्र क्या होता है? H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। अब ये आई राइम ऑफ द एंशियंटेज मैरिनर SD कॉलेज द्वारा 1978 में लिखी गई कविता है। ठीक ना, ये कविता का नाम रखना है आपको याद थोड़ा। वर्षा आप लोग जानते हैं, बारिश होती है आपके यहाँ, अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। भौम जल, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है, जिसे हम तालाबों, कुओं तथा हैंडपंप के द्वारा पृथ्वी पर लाते हैं। जल चक्र क्या कहलाता है? जैसे कि आपको मालूम है कि पहले नंबर वर्षा होती है, वर्षा के बाद ठंड होगी, ठंड के बाद गर्मी आएगी, गर्मी आने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो नदी सूख जाएगी, नदी सूखने के बाद वो ऑटोमेटिक आसमान में चला जाएगा, आसमान में जाने के बाद फिर से वर्षा होने लगेगी। ये वर्षा। और वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? वाटर रेन हार्वेस्टिंग कहलाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत बड़े बड़े घर रहते हैं, उनकी जो पानी रहता है, उनके पानी को एक पाइप के सहारे से पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, कहलाता है। बाढ़ कहलाता है जब अचानक से बहुत ज़्यादा पानी मैदान में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? बाढ़। ओला क्या कहलाता है? ओला मीन्स होता है जब आप लोग बादल, जब पानी गिरता है, तो पानी गिरते समय एक बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी कभी कभी गिरने लगते हैं, वो ओला कहलाते हैं। अपने यहाँ तो होते नहीं, कम होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वही ओले ही ओले गिरते हैं, बर्फबारी होती रहती है। ठीक, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल जहाँ
जिससे हम अपने जिससे ये पृथ्वी पर जीवन पाया गया है, इसी की वजह से तो पृथ्वी पर जीवन है, वायुमंडल की वजह से। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता ना तो जीवन नहीं होता पृथ्वी पर, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला आता है O2। ऑक्सीजन का परमाणु वो क्या है, क्या कहता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O। ऑक्सीजन को O सिंथेसिस करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं? O2। और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन N2 है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी है? नाइट्रोजन ही है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%, ठीक। अब इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। यह है क्या, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखना, ठीक। अब आती है पवन चक्की। जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर अन्य ऊर्जा में बदल दे, क्या कहलाती है? पवन चक्की कहलाती है। भराव क्षेत्र वह कहलाता है जहाँ पानी भरा रहता है, ठीक। अब इसके बाद आता है स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी ने आखिर कब चलाया था? तो आपको ये मालूम चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना था। ये स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, 2 अक्टूबर को हमारे देश के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्मदिन होता है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे। कंपोस्टिंग क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है कुछ पदार्थों की विलगित एवं खाद में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है कंपोस्टिंग। मीन्स खाद में परिवर्तित कर रहे हैं जैसे अपन कोई चीज़ को, क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग। अब इसके आता है बर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाता है? बर्मी कंपोस्ट ऐसी खाद होती है जिसमें हम केंचुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, केंचुओं का, वो जिससे खाद बनाई जाती है, वो क्या कहलाता है? बर्मी कंपोस्टिंग। अब आते हैं आगे। अपशिष्ट क्या होता है? जैसे आपने खाना खाया है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, सड़े गले पदार्थ जो आपके उपयोग में नहीं आ सकते, वो अपशिष्ट कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं आगे। कचरा क्या कहलाता है? जैसे आप लोग रोज फेंकते होंगे, कचरा गाड़ी भी आपके यहाँ आती होगी। पुनर्चक्रण, अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग किया जाना, उनके रिसाइकलिंग करके, मीन्स उनका दोबारा उनका छाटन करके उनको पुनः चक्रण किया जाता है कि जिससे वे दोबारा उपयोग के लिए काम आ सकें, ठीक। अब इसके बाद आता है लूसेंट साइंस की बुक। आज तो हमारी कक्षा 6वीं की NCERT खत्म हो चुकी है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार कक्षा 6वीं की बुक उठाना है और पूरी बुक आज पढ़ लेना है। इसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, इसको विशेष ध्यान रखना। अगर आप रिवीजन करेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य पर हासिल कर सकते हैं कि कैसे हमें करना है। और आज कक्षा 6वीं की NCERT आप खत्म कीजिए, जिससे आपको पूरा वो हो जाए, मालूम पड़ जाए कि कितनी आपको कक्षा 6वीं की NCERT याद हो गई, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। लूसेंट साइंस के बारे में देखते हैं कि लूसेंट साइंस में आज क्या पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को आज लूसेंट साइंस के बारे लूसेंट साइंस में बल आघूर्ण पढ़ाया जाना है। क्या पढ़ाया जाना है? बल आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? तो देखते हैं हम। बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः, क्या? बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या? बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः, मीन्स अक्ष है जो, अक्ष मीन्स समझते हो आप लोग, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, इस अक्ष के परितः, देखो हम एक बना के बता दे रहे हैं आपको, अक्ष ये होता है अक्ष, मालूम है आपको, ये यहाँ एक्स अक्ष होता है, यहाँ वाई अक्ष होता है, अक्ष के परितः, ठीक ना। अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को, मीन्स अगर आप इसको ऐसा घुमाएंगे, देखो ऐसा घुमाएंगे, बता दें ऐसा, यदि इसको ऐसा घुमाएंगे, अक्ष के परितः घुमा रहे ना, घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसको विशेष ध्यान रखना है। अब बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल बाहु, बल गुणित बल बाहु। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है इसका सही मात्रक? न्यूटन मीटर। इसको देखो, ये क्या होता है इसका सही मात्रक? न्यूटन मीटर होता है। अब इसके कुछ उदाहरण आ सकते हैं आपको। उदाहरण क्या है? घरों में गेहूं पीसने का जाता, जो आप पता है चक्की कहते, चकिया कहते हैं आप लोग, उसका जो हत्था लगा रहता है वो किनार में लगा रहता है, मीन्स परिधि में लगा रहता है, बीच में तो नहीं लगा रहता, आपने देखा होगा अपने घर पे। तो वो कौन सी चीज़ का उदाहरण है? बल आघूर्ण का। तो जो पानी निकालने का हेडपंप होता है उसका हत्था कैसा होता है? बड़ा होता है। और कुम्हार जो चाक जिससे वो घड़ा बनाता है, वो जिससे वो टायर घुमाता है, उसका जो वो होता है कि टायर, तो वो कैसा लगा रहता है? परिधि पर लगा रहता है, ठीक। अब आते हैं अपन बल आघूर्ण पे। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है? बल आघूर्ण तो पढ़ा चुके हैं हम आपको, ठीक। अब बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, ठीक ना। तो संतुलन की स्थिति में वामवर्ती आघूर्णों का योग, संतुलन की स्थिति, संतुलन समझ गए, मान एक बार रुक गया अगर वो, उसके बाद आघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। आपको मालूम है, आपने एक वो देखा है कि
कांटा देखा है आपने, जिससे आप तराजू वगैरह उसको देखा होगा कि एक तरफ 1 किलो गेहूं रखे हैं तो एक तरफ 1 किलो बांट रख दिया गया है, तो एक तरफ वामवर्ती एक तरफ दक्षिणावर्ती योग कैसा होता है, बराबर होता है संतुलन की स्थिति में। अगर संतुलन करोगे ना तो दोनों बराबर दिखेंगे आपको। तो बल योग में क्या है, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समानांतर बलों को बल योग में कहते हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक कांटा बना दिया, थोड़ा अच्छा सा बना दे रहे, कांटा बना दिया ये आप लोगों के लिए। इसमें 1 किलो वजन है, इसमें 1 किलो वजन है, यहाँ पकड़े हुए हैं हम, पकड़े हुए हैं। तो संतुलन की स्थिति दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको कि नहीं? देखिए यहाँ दोनों बराबर हैं, बराबर हैं दोनों। देखो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, 1-1 किलो है। लेकिन क्या है, संतुलन की स्थिति में विपरीत दिशा में, ये यहाँ दिशा कर रहा है, ये यहाँ दिशा कर रहा है। एक से तो नहीं कर रहा है कि एक दोनों एक साथ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है ना, एक यहाँ दिशा कर रहा है, एक यहाँ दिशा कर रहा है। तो इन दोनों की दिशा समानांतर, देखिए ये दोनों कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, समानांतर बलों को बल योग में कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाता है इसका, बल आघूर्ण के सिद्धांत में जो बल योग में है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। और बल योग में बराबर बल गुणित बल योग में भुजा। उदाहरण है पानी का नल खोलना। आपने देखा होगा कि अगर जैसे ये पानी का नल है, देखो ये इसको मान ले रहा है, ये चाबी है, तो इसको ऐसे खुलाएंगे आप, क्या हो जाएगी, ये चाबी हो जाएगी। और पेन तथा दवात को खोलना, जैसे आपने पेन बनाया और ढक्कन बनाया, ये बना दिया आपने पेन, इसका ढक्कन, तो ऐसे खोल देंगे आप। देखिए विपरीत दिशा में लग रही ना, इस साइड एक इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा। ठीक, और गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, और चाबी वाली गाड़ी को चाबी देना, ताला को चाबी से खोलना। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको कि कैसे आप कर सकते हैं याद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो अब आगे कि थोड़ा ये एनिमेशन गलत टाइप हो गया, देखा दे रहा। हाँ, अब आते हैं हम सरल मशीन पे। सरल मशीन क्या होती है? सबसे पहली बात आपको ये मालूम चाहिए मशीनी क्या होती है। तो मशीन तो आप सब लोग जानते ही होंगे। एक सरल मशीन का मतलब यह होता है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए पेपर में कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिस पर एक बल लगाकर किसी बिंदु पर रखे हुए एक भार को उठाया जा सकता है। कैसे? किसी बिंदु पर रखे, मीन्स किसी भी बिंदु पर आप एक भार रख दीजिए और उसको उठा सकते हैं अगर आप वो उतना बल लगा देंगे तो। एक बिंदु पर रखे, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए कि इसके उदाहरण क्या क्या है। आपको मालूम, उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू जैक आदि मशीनें। आपने देखा होगा ठेला वगैरह में, वो इतना बड़ा ठेला एक छोटा सा जैक उठा देता है। तो वही तो है कि एक मशीन क्या है जिसमें एक सुविधाजनक बिंदु पर एक सरल बल लगाया जाता है। मीन्स वो क्या करते हैं, कमानी पर बल लगाते हैं। इस कमानी का जो एक लोहे का डंडा होता है उस पर बल लगाते हैं, जब तो वो उठ पाता है ठेला। नहीं तो आप क्या बॉडी में चेचिस में लगा देंगे तो उठ जाएगा का, नहीं उठेगा ना। और घिरनी, जैसे आप पानी भरते होंगे अगर कभी घिरनी वाले उससे, तो आप देखते हैं एक साइड पर लगाएंगे तो वो उस साइड से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन है। कैसी मशीन है? एक सरल मशीन है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। कैसी छड़ होती है? सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। मैंने बताया है अभी कि जैक है वो एक ही जगह खड़ा रहेगा लेकिन घूम जाएगा पूरे में। ऐसा ही वो रहती है घिरनी, जो कुएं में लगी रहती है, वो भी देखे हुआ आपने कि एक जगह रहती है लेकिन घूमती रहती है। अब देखिए आलम्ब क्या कहलाता है, आयास क्या कहलाता है, और भार क्या कहलाता है। क्या है? ये आलम्ब लिखा है, आलम नहीं लिखा है, आलम्ब। क्या है? ये टाइप नहीं हो रहा था इसलिए मैंने आलम्ब लिख दिया। मैंने पढ़ाने के लिए तो बोल ही रहा हूँ आलम्ब। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक, आलम्ब, ठीक ना, इसको ध्यान रखना, आलम्ब। अब देखिए आलम्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आलम्ब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। कैसे घूम सकती है? स्वतंत्रता पूर्वक, मीन्स उसको कहीं ब्रेक ना लगे, वो क्या कहलाती है? उसका आलम्ब कहलाता है। अब आलम्ब को एफ से वो करते हैं अपन रिप्रेजेंट, और इसको कहते हैं फलक्रुम। इंग्लिश में कहते हैं FULCRUM, फलक्रुम। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आयास। आयास उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। ठीक, इसको विशेष ध्यान रखना, उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। मीन्स आप कहीं भी बल लगाएंगे तो वो आयास कहलाएगा। और भार तो मालूम ही आपको, आपका जैसा भार है ऐसा ही उसका भार रहेगा, लोड कहलाता है, उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहली बात ये याद होनी चाहिए आपको, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से?
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। कितना सरल है, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब बस आपको ये याद करना है EFL, FLE और FEL। आपको ये से याद करना है EF, देखो आपके पास मालूम है E के बाद F आता है, EFL, FLE, FEL। देखिए आप यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, EFL, FLE, LFE। बस आपको एक बार याद कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या होता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के बीच में होता है। आलंब और आयास भार के बीच में होता है। क्या होता है, आलंब जो होता है आयास और भार के बीच में होता है। मैंने देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसीलिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया है कि देखिए यहाँ देखो, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, पेन से ले ले रहा है, यहाँ देख लीजिए आप, E बना है इधर, F बना है इधर और L बना है। E का मतलब क्या है इधर, आयास। F का मतलब क्या है, आलम। L का मतलब क्या है, भार। तो हमने क्या बताया प्रथम श्रेणी परीक्षा में, यहाँ आयास और भार के बीच में क्या होता है, आलम होता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलम्ब आयास और भार के बीच में होता है। ऐसे ही आपको सब बना देना है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में भार आलंब और आयास के बीच में होता है और तृतीय श्रेणी उत्तोलक में भार मीन्स आयास आलंब और भार के बीच में होता है। बस इतना ही सा तो है, सरल है। आपको बस एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और आपके पास अगर बुक है NCR उसकी क्या कहते हैं साइंस लूसेंट की, तो आप उसमें अच्छे और अच्छा पढ़ सकते हैं। मैं तो केवल आपको समझा ही सकता हूँ। ठीक, तो क्या लिखा है इसमें, प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या होता है, EFL, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक FLE, तृतीय श्रेणी उत्तोलक FEL। बस आपको ये FEL का फुल फॉर्म याद करना है। बस आपको डायरेक्ट मान रख देना है, E बराबर क्या है, आयास, F बराबर आलम और L बराबर लोड, अर्थात आलंब आयास और भार के बीच में होता है, ऐसा कर दिया। दूसरा कहेंगे आप आलंब नहीं, भार आलंब और आयास के बीच में होता है। बस ऐसे ही आप करते जाएंगे और आप पे बनता जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, गुरुत्व केंद्र पे आ गए कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। आपने कभी सोचा होगा कि जो पीसा की मीनार है इतनी ऊंची होने के बाद भी नहीं गिरती है, या फिर जो कुतुब मीनार है वो भी क्यों नहीं गिरती है, और आप लोग छोटा सा घर बनाते हैं तो वो गिर जाता है। उसका ही वजह है जो गुरुत्व केंद्र है, वो गुरुत्व केंद्र आपका अच्छे से नहीं हो पाता है, वो संतुलन नहीं बना पाता। तो गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह केंद्र होता है, समझ लीजिए अच्छे से, गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह केंद्र बिंदु होता है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। मीन्स अगर आपने एक पेन रख दिया अगर खड़ा, और अगर वो सद गया तो मान लीजिएगा आप कि ये क्या है, समस्त भार क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी गई हो, जैसे पीसा की मीनार है वो टेढ़ी, बस टेढ़ी भली ही है, लेकिन उसका समस्त भार क्या है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाता है। अब आगे आते हैं अपन, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। कैसे करता है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। इसको विशेष ध्यान रखना है, जब तक उसका आकार नहीं बदलता। अगर उसका आकार नहीं बदलेगा तो वस्तु का आकार कहाँ काम करेगा, गुरुत्व केंद्र तक स्थिर रहेगा। अब कहे मीरा जो वहाँ की पीसा की दीवार है, मीनार है, उसको क्या करें आप थोड़ा और बढ़ा दे तो वो गिर जाएगी, क्योंकि उसका गुरुत्व भार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा ना, आकार नहीं बदल। अब आते हैं अपन कि वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन वस्तु का गुरुत्व केंद्र रखा हुआ है। तो देख लीजिए, वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र, सबसे पहली बात समान क्षण, जो समान क्षण है उसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ रहेगी। ये आ जाता है UPSC में, असिस्टेंट कमांडेंट NDA तीनों में आते हैं। ये आते हैं जोड़ी मिलाने में, कि आप इसको क्या कीजिए, मैच द कॉलम। तो आप अच्छे से देखना, समान क्षण क्या होता है, क्षण के अक्ष के मध्य बिंदु पर। दूसरा क्या है, त्रिभुजाकार ठोस कहाँ होता है, मध्यिका के कटान बिंदु पर। इसको तीसरा क्या होता है, वर्गाकार या आयताकार ठोस, विकर्णों का कटान बिंदु। चौथा क्या है, वृत्ताकार पटल, तो क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्ताकार पटल क्या है, वृत्त का केंद्र। शंक्वाकार ठोस क्या है, शंकु के अक्ष के आधार पर 1/4 की ऊंचाई की दूरी पर। खोखला शंकु क्या है, शंकु के अक्ष के आधार से 1/3 की ऊंचाई की दूरी पर। सातवां है समानांतर चतुर्भुज, विकर्णों का कटान बिंदु। आठवां है ठोस गोला, मीन्स गोले का केंद्र। बस आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, लिख लेना है कि समान अक्ष कहाँ कहाँ, समान क्षण कहाँ है, क्षण के अक्ष के मध्य बिंदु पर। त्रिभुजाकार ठोस कहाँ है, मध्यिका के कटान बिंदु पर। वर्गाकार या आयताकार ठोस कहाँ है, विकर्णों का कटान बिंदु। वृत्ताकार पटल क्या है, वृत्त का केंद्र है। शंक्वाकार ठोस कहाँ है, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 की ऊंचाई की दूरी पर। खोखला शंकु कहाँ है, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 की ऊंचाई दूरी पर। समानांतर चतुर्भुज कहाँ है, विकर्णों का कटान बिंदु। ठोस गोला कहाँ है, गोले का केंद्र से। ठीक, अब आगे आते हैं अपन, अब आते हैं संतुलन के प्रकार। क्या कितने प्रकार के होते हैं, संतुलन कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा सा वो कंचा वगैरह रख दें तो तुरंत लुढ़क जाता है, लेकिन आप अगर और तकिया वगैरह रख दें या कोई भी चीज़ ऐसी रख दें जिससे नहीं लुढ़कती, तो देखिए
संतुलन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। अब जो स्थायी संतुलन होता है वो ऐसा संतुलन होता है कि आप उसको हिला भी दोगे तो अपने आप वो बिल्कुल हिल डुल के अपने आप जैसा का तैसा हो जाएगा। लेकिन जो अस्थायी संतुलन होता है, अस्थायी संतुलन होता है वो अगर आपने एक बार हिला दिया तो फिर वो दोबारा बिल्कुल वैसा हो ही नहीं सकता है उसको, जब तक आप दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार बहुत मुश्किल से तो सत पाता है, मीन्स खड़ा हो पाता है, लेकिन फिर बाद में अगर आपने एक बार हिला दिया उसको तो फिर वो अपने आप गिर जाएगा। अब देखिए आपने ताश के पत्तों का वो देखा होगा, महल वगैरह, वो अस्थायी संतुलन है, अगर थोड़ा ही सा उसमें थोड़ा दिक्कत कर दिया आपने तुरंत पूरा गिर जाएगा। अब आता है उदासीन संतुलन, कि उसको चाहे कुछ करते रहो वो गिरने नहीं है। चाहे आप जैसे आप एक स्लेट देख लेंगे, स्लेट या पलंग, आप उसको रख देंगे आड़ा डाल के तो उसको तुम कैसा ही करते रहो वो गिरेगा ही नहीं, ठीक ना। उसका ये उदाहरण है। अब सबसे पहले ये आपको देख, यहाँ चित्र दिख रहा होगा स्थायी संतुलन का, कैसे स्थायी संतुलन है, अस्थायी संतुलन क्या है, उदासीन संतुलन क्या है। अब देखिए संतुलन की शर्तों में क्या है, तो संतुलन की शर्तों में है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही नीचा है और ये बहुत ज्यादा नीचा है, ये सबसे कम है, दिख रहा ना, इसलिए ये अस्थायी है। गुरुत्व केंद्र का मतलब जो सबसे झुकने वाला, जो धरती से झुकने वाला हिस्सा है वो कम है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, दिख रहा है ना। और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर है, यहाँ क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैर के पास आधार से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ ये पैर है, ये इसका दिख रहा है ना आपको, सिर से नीचे तक पैर के आधार से होकर गुजरती है, इसलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होने के बावजूद भी नहीं गिरती। इसको मैंने अभी बताया था, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होने के बावजूद क्यों नहीं गिरती है। वो क्यों नहीं गिरती है? गुरुत्व केंद्र के कारण और स्थायी संतुलन के कारण। अब आज का इतना प्यारा लेक्चर था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि अभी मैं गणित की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़े मैं बीमार चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को साइंस की और जनरल नॉलेज की वीडियो तो अपलोड करा ही रहा हूँ। तो बस आज का इतना प्यारा लेक्चर था, अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।